अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत ने किफ़ायत शियारी मुहिम का आगाज़ कर दिया और सबसे पहले कैबिनेट अरकान और सरकारी अफसरान के फ्यूल कोटे में 40% की कमी की गई है। काबीना अरकान और हुकूमती हुक्काम के बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफातर की तज़यीनो आराइश का सामान ख़रीदने और सरकारी इस्तेमाल में हर तरह की गाड़ियों की ख़रीदारी पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात है जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन्होंने कहा है कि जून के महीने में लोड शेडिंग के दौरानिए में बतदरीज कमी की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में बिजली का संगीन बहरान है। मैं आप स्क्रीन पे बैठे हुए उस पार तमाम लोग इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग सह रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क भर में 6 से 8 घंटों की मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है और लोड मैनेजमेंट के नाम पर अलग लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक की मेहरबानियों की एक लंबी तवील दास्तान है, जिसकी बदौलत शहर कायद में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते की छुट्टी बहाल की है। बंद प्लांट्स को फौरी सिस्टम में लाया जाएगा, दीगर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाया जाएगा। मार्केट शाम 7 बजे बंद करने और जुमे को घर से काम करने की तजवीज़ भी कमेटी में दी गई है, जो फैसले के बाद, बल्कि जो मुशावरत होगी पहले और उसके बाद फैसला करेगी। सुन लीजिए ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कहा है। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा और सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जा रहा है। अपने ऑफिशियल विजिट्स हैं अब्रॉड, मिनिस्टर्स की तरफ से उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी मीटिंग्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल और वीडियो के ऊपर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। तमाम परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। ट्रीटमेंट अब्रॉड है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना, उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया। दफातरी तनीज़ो आराइश की चीज़ें हैं, तमाम फर्नीचर और तमाम ऐसी चीज़ों के ऊपर भी कम्प्लीट बैन लगा दिया गया है। तमाम दफातर के अंदर लंचेस, डिनर्स और हाई टीज मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई। कंजम्पशन है यूटिलिटीज की, उसमें 10% कमी के लिए फैसला किया गया है। तो आज वज़ीर इत्तलात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तो गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मुल्क में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का दावा किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने उनके इस दावे की तरदीद कर दी थी। यही वो खुर्रम दस्तगीर साहब थे जो गुज़िश्ता महीने 10 मई को मुल्क में 0 लोड शेडिंग का दावा कर रहे थे और उस वक्त भी हम सवाल कर रहे थे, सर कहाँ होते हैं आप, कहाँ की बात करते हैं। सुनिए ज़रा। सवाल ये है ना नाज़रीन कि सिर्फ 1 साल पहले जब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम थी, उस वक्त के वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर साहब ने दावा किया था कि मुल्क में बिजली ज़्यादा और डिमांड कम है, इसलिए हुकूमत की जानिब से अवाम को बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल पर राग़िब करने के लिए एक पैकेज तक का ऐलान किया गया था। अब बिजली की कैपेसिटी आ गई है सिस्टम में, अब हमें डिमांड जनरेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अब्जॉर्ब कर सकें। हमने इस साल एक और पैकेज अनाउंस किया जिसको सीजनल इलेक्ट्रिसिटी पैकेज कहते हैं, यानी कि पिछले साल की बनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपये यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको 12 रुपये 96 पैसे का पड़ेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीज़न में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नज़र आएगा। और फिर फवाद चौधरी साहब तो इससे भी आगे निकल गए थे। उन्होंने तो ये दावा कर दिया था कि आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक को बिजली दरामद करेगी। अल्टीमेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो एनर्जी का कोई क्राइसिस नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद ये है कि अगले जिस तरीके से हमारी जो पॉलिसीज़ जा रही हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी हैं, अगले 10-15 सालों में हम अपनी बिजली की कीमत को भी बड़ी सब्सटेंशली हम उसको नीचे लेके आ सकेंगे और बिजली की जो हमारी ओवरऑल एक जो बिल है उसको भी हम नीचे रिड्यूस करेंगे और अवेलेबिलिटी भी होगी। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आने वाला है जब हम अपने हमसाया मुल्कों को बिजली भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी अपनी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा होगी। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो नाज़रीन या मौजूदा हुकूमत हो, तमाम लोगों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल हमेशा उसके बरक्स ही रही है। पाकिस्तान के अंधेरों में डूबने का जिम्मेदार कौन है? $1 मिलियन सवाल है।
अगर पाकिस्तान के पास बिजली ज़रूरत से ज़्यादा थी तो भाई आज मुल्क में लोड शेडिंग क्यों है? आज मुल्क को लोड शेडिंग की तरफ धकेलने का जिम्मेदार कौन है? मुझे बात करने के लिए इस वक्त प्रोग्राम में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रेहान जावेद साहब है, एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हुकूमती मौक़िफ़ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि मेहमान साथ में मौजूद हों। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइए सर, हुकूमत ने किफ़ायत-शुआरी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है, बाजार शाम को 7 बजे बंद करने की तजवीज़ है, जुम्मे को इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम होगा। हुकूमत इन तमाम इक़दामात से इस बहरान पर काबू पा सकती है? जी देखें, अब मुश्किल फैसले तो हमें करने पड़ेंगे क्योंकि मुल्क में बिजली की इस वक्त आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली की कमी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास है जी फ्यूल की शॉर्टेज। बिजली ने खुद से तो बनना नहीं है। बिजली बनाने के लिए आपको या तो गैस चाहिए या RLNG चाहिए या फिर आपको कोयला चाहिए, और ये तमाम चीज़ें गैस और RLNG और कोयला इनकी प्राइसेस इस वक्त बढ़ चुकी हुई हैं, और गवर्नमेंट जिन पावर प्लांट्स पे बिजली बना रही है उसके लिए वो एडिक्वेट फुल सप्लाई मैनेज नहीं कर पा रही। सही, ठीक। अच्छा सर, वफाकी वज़ीर तवानाई ये कल बयान दे रहे थे कि अगर कराची को 1000 मेगावाट बिजली नहीं दें तो फिर मुल्क में लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। इस वक्त पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है वो 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और कराची में इनफैक्ट आलम यह है कि बल्कि आप भी कराची से बिलोंग करते हैं, मैं भी कराची से हूँ, 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो अगर वफाकी वज़ीर के बयान के मुताबिक ये बिजली कम हो जाती है तो फिर तो शायद 24 घंटे ही कराची में बिजली नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कराची के अंदर सिर्फ हाई लॉस एरियाज के अंदर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और लो लॉस एरियाज के अंदर बिजली की लोड शेडिंग नहीं की। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास फ्यूल का। के इलेक्ट्रिक की बिजली एक तो महंगी, एक तो इस वक्त है इनके पास जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है, फ्यूल का प्रॉब्लम सबसे बड़ा उनको आया कि उनको नेचुरल गैस बिल्कुल नहीं दी जा रही। उनकी नेचुरल गैस जो कि ओगरा अप्रूव टैरिफ है, जो कि अगर आप नोट करना चाहें 857 रुपीस पर MMBTU का टैरिफ है, ठीक है, वो सप्लाई उनको पिछले साल सितंबर से बंद कर दी गई है। सही। और उनका टैरिफ जो चार्ज किया जा रहा है वो 4600 रुपए वाली RLNG पे चार्ज किया जा रहा है। तो अभी तो आप बिजली के बुरान से निकले नहीं हैं, अभी अगला बुरान आपके पास आने वाला है बिजली की कॉस्ट का। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने 7 रुपए 91 पैसे नेपरा से अप्रूवल ले ली है, और इंशाल्लाह ये अब 1 जुलाई के बाद से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपका यूनिट कॉस्ट जो कि 19 रुपए कुछ पैसे इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल टैरिफ है, वो जाने वाला है तकरीबन 40 रुपए के ऊपर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक इस वक्त 4600 रुपए पर MMBTU वाली $23 वाली RLNG इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त फौरी तौर पे ज़रूरत इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह हमेशा के इलेक्ट्रिक को नेचुरल गैस के ऊपर, सस्ती गैस के ऊपर, पाकिस्तानी गैस पे चलाया जा रहा था, वो सप्लाई फौरन शुरू करे या उनका टैरिफ चेंज करे, उनको बिलिंग जो है उससे की जाए। क्योंकि हमारे बिल के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक फिक्स टैरिफ है जो अब गवर्नमेंट ने बढ़ा देना है, वो तो देखिए जी पूरे पाकिस्तान में बढ़ना है। दूसरा पार्ट जो कि पास थ्रू आइटम है वो है हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनी है और वो दोनों टैरिफ्स के ऊपर दोनों चीज़ें वो खुद बनाती है और बेचती भी खुद है। तो उसकी जब फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, और जो बढ़ चुकी हुई है, और आज जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4600 रुपये पर MMBTU वाली गैस से बन रही है। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पे के इलेक्ट्रिक का टैरिफ रिवर्स करना चाहिए। नहीं, कोई हल नहीं है जी? इसका हल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इसका हल ये है कि जी देखिए, आज के दिन अब 1 जुलाई से जो हमारा, आज हम 30 रुपए वाली से 35 रुपए वाली बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं, हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं। आज हम 35 रुपए वाली, अब हम जाने वाले हैं 40 रुपए प्लस टैक्स तकरीबन 50 रुपए वाली बिजली इस्तेमाल करने पर 1 जुलाई से, जब 7 रुपए 91 पैसे बेस टैरिफ में इजाफा होगा। और आज ही के दिन कराची के अंदर वो इंडस्ट्रियल यूजर मौजूद हैं जो कि सस्ती पाकिस्तानी गैस से 11 रुपए पर यूनिट में अपने जनरेटर चला के बिजली बना रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक को दी जा रही है जी 100 MMCFD गैस, और उन कैप्टिव पावर प्लांट्स को या जो गैस जनरेटर चला के अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको 220 MMCFD गैस की सप्लाई की जा रही है। सही सही। तो ये वजह क्या है, क्यों के इलेक्ट्रिक इतनी महंगी और जो इंडस्ट्रियल आप बता रहे हैं वो सस्ती बिजली खुद बना रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के पास ये आइडियाज़ क्यों नहीं है, वजह क्या है? के इलेक्ट्रिक देखें, के इलेक्ट्रिक ने तो बहुत शोर मचाया हुआ है। हमने जब हमारे बिल बढ़ के आने शुरू हुए और हमने जब उसका फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट अपने बिल्स में देखा तो हमें तो समझ ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। हम के इलेक्ट्रिक के पास गए, हमने कहा जी आप हमें इतनी बिजली महंगी क्यों दे रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लग रहे हैं। बोला जी हमारे पास तो आप नेशनल गैस है नहीं, हमें तो बिलिंग की जा रही है RLNG टैरिफ के ऊपर जो कि उससे 5 गुना महंगी है। आप गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट को बोलें जी हमें ये 857 रुपये जो हमारा टैरिफ है उसके ऊपर हमें 130 MMCFD गैस दे दें, आपका बिल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कम हो जाएगा। 1 तारीख के बाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 35 रुपये की बिजली होगी बगैर टैक्सेस के, और कराची के अंदर तकरीबन
44 रुपीस की बिजली इस्तेमाल होगी। नहीं सर प्रॉब्लम ये है ना, फिर अगर ये दरामदी गैस के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाएगा बिजली, तो फिर वो आप लोग भी अपनी कॉस्ट पे पैसे बढ़ा देंगे, अपनी चीजों पे पैसे बढ़ा देंगे। इंडस्ट्री है इस वक्त कराची में, 40,000 में से ऐसे 630 यूनिट्स हैं जी जो कि इस लोकल गैस से, सस्ती गैस से बिजली बना रहे हैं। सही, उसका कोई हाइब्रिड टैरिफ कर दिया जाए। उसका सोल्यूशन ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी गैस बंद कर दें या उनको बिजली बनाने से मना कर दें। उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो कि बिजली बना के टेक्सटाइल सेक्टर है जो एक्सपोर्ट टैरिफ के ऊपर बिजली बना रहे हैं। एक वो है जो 1000 रुपए वाली MMBTU पे बिजली बना रहे हैं। देखिए उनकी कॉस्ट जो है यूनिट की 11 रुपए से 13 रुपए यूनिट पड़ती है, जबकि पूरे कराची की बाकी इंडस्ट्री की कॉस्ट उस वक्त जाके पड़ेगी 45 रुपीस पर यूनिट। इतना बड़ा फर्क मैनेजेबल नहीं है। देखिए बिजली का रेट सबके लिए एक होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका गैस का टैरिफ इस तरह एडजस्ट कर दे कि के इलेक्ट्रिक जो कि कराची के 2.5 करोड़ आवाम को बिजली दे रही है और 40,000 इंडस्ट्रीज को बिजली दे रही है, वो टैरिफ और जो इनका गैस जनरेशन वालों का टैरिफ है वो बराबर हो जाए। सही। हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। अफनानुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये की तरफ से दावा किया कि 2018 में लोड शेडिंग खत्म कर दी। PTI वाले कहते हैं कि हम तो गुंजाइश से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे थे, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ से हम खित्ते में दीगर ममालिक को भी बिजली देने के काबिल थे। तो इस वक्त मुल्क पर जो लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है, इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात यह है कि PTI वाले जो है वो अक्सर ये वाली बातें करते हैं कि ये होने जा रहा था, वो होने जा रहा था। अब 4.25 साल बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हो जाता, वो जाता, मतलब कि ये तो फिर एक वो विजुअल थिंकिंग ही होगी ना। मतलब अगर आपने करना था तो आप कर चुके होते। अभी तक 4 साल जो है वो काफी लंबा टाइम होता है। तो ये उनकी बातों को तो मैं इतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। चलिए ठीक है, उनकी बातों को छोड़ देते हैं। मैं आप ही की बात पे आ जाती हूँ सर। अप्रैल में आप लोगों ने हुकूमत बनाई, मई में 10 दिन में जी आगाज के 10 दिन में सर ने कहा कि लोड शेडिंग सिफर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने जो इतनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर दी, इतनी की तो ज़रूरत ही नहीं थी और हमें कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर पेमेंटें करनी पड़ गई, हालांकि हमें तो इतनी बिजली की ज़रूरत नहीं थी। ये इनका नैरेटिव कई सालों चलता रहा है कि ये तो मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो बिजली के कारखाने लगा गए, वरना इतनी तो मुल्क को ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो बिजली की लोड शेडिंग है। बात बुनियादी तौर पर यह है कि जब 4.25 साल कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, चलते हुए प्रोजेक्ट ख़राब किए जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर कैरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब है, लेकिन उसको सही तरह किसी ने मैनेज ही नहीं किया। शंघाई इलेक्ट्रिक कंप्लीट था, उसको मैनेज नहीं किया। बहुत सारे पावर प्लांट थे, उनको रिपेयर नहीं किया। तो अब मुझे बताएं ना, त्रिमू जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने कहा गैस चाहिए थी, क्या कहते हैं, टेस्टिंग के लिए, वो नहीं दी। तो ज़ाहिर है ये जो है ये तो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी थी ना जिनके पास हुकूमत थी। इन्होंने जो इकॉनमी का असर किया वही इन्होंने पावर सेक्टर का भी असर किया। अब बात यह है कि हम ज़रूर ये हालात को ठीक तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ नए पावर प्लांट भी ऑनलाइन आ जाएंगे और तकरीबन समझ ले कोई 3,500 मेगावाट की एडिशनल बिजली जो है वो आनी है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो उससे जो है वो इम्पैक्ट आएगा लोड शेडिंग के ऊपर, कम होगी। लेकिन इमरान खान साहब तो आप लोगों की नजर में सर नाअहल थे, ना तजर्बेकार थे। वो जब हुकूमत में आए वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि 6 महीने तक तो उनको समझ ही नहीं आया कि उन्होंने करना क्या है। लेकिन सर आप लोग तो तजर्बेकार हैं, आप लोग तो अहल हैं। वजीर आजम साहब ने अपना ओहदा संभाला, सबसे पहले दिन ही उन्होंने कहा कि मुल्क में 0 लोड शेडिंग होगी। आपके अपने लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे होती है। कराची और दीगर शहरों में लोग 16, 18 घंटे बिजली के झटके बाकायदा बर्दाश्त कर रहे हैं। सर बिजली होती ही नहीं है, तो इसका हल चाहिए। कब तक करेंगे ये बता दें। देखिए मैं बता दूं आपको कि 1 से 1.5 महीना लगेगा और लोड शेडिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। लेकिन जो है वो 100% जो है वो तो नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। देखें हमें अभी सिर्फ 50-60 दिन हुए आए हुए। 50-60 दिन के अंदर तो ज़ाहिर है हम इतने सारे मसाइल हल नहीं कर सकते थे। हम जब 2013 में भी हमारी हुकूमत आई थी तब भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला था। कराची में लाशें गिरती थी, टारगेट किलिंग थी, टेररिज्म अपने पीक के ऊपर थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकी हुई थी। हमने उन तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उनको फिक्स किया, लेकिन पहले 60 दिन में नहीं किया। उसमें हमें साल, 1.5 साल, 2 साल लग गया था मामले को जो है वो उसको सुलझाते हुए। तो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दिन रात लगे हुए हैं
इस मसले को हल करने के लिए, और हम ही इस मसले को हल करेंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह लोड शेडिंग भी खत्म होगी, महंगाई को भी काबू में लेके आएंगे। सर, आप लोग की गवर्नमेंट आई, आपने कहा कि जो लोड शेडिंग है इसकी दो वजूहात हैं, एक टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, दूसरे ईंधन की कमी है। सर, अब क्या वजूहात हैं, और ये ईंधन की कमी वाला जो ये शॉर्टफॉल है, ये आप लोगों ने मुकम्मल कर दिया है? देखें, जो ईंधन है, जो जैसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जो LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई भी है, क्या कहते हैं, वो हमें वारा भी नहीं खाएगी अगर हम उतनी बिजली प्रोड्यूस करें। तो वो उनके अलावा अगर आप निकाल दें तो इस वक्त तक जो जितनी हम कैपेसिटी के ऊपर लेके जा सकते हैं हम ले गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनको आ चुका होना चाहिए था अभी आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले सिस्टम के अंदर, उनको नहीं लाया गया। अगर वो आ जाते तो आज लोड शेडिंग नहीं होती, इतनी है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कैरेट जैसे मैंने कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, शंघाई इलेक्ट्रिक है और त्रिमो LNG है, ये तीनों आ जाएंगे तो तकरीबन 3,500 मेगावाट एडिशनल। सर, आप लोगों ने पिछली हुकूमत को हटाया इसलिए कि वो आवाम के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो नाअहल थे, ना तजर्बेकार थे, तो इसलिए आवाम आपसे एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं और आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपके लिए अगला इलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही मौजूद हैं आप मेरे साथ, बहुत साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आप अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ, अफनान साहब हैं साथ, वो इस पर बात करेंगे। अफनान साहब, नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया और वज़ीर आला पंजाब ने बिलावल हाउस जाकर जरदारी साहब से मुलाकात की है। हमजा शहबाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। नवाज शरीफ पहले ही तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने का फैसला कर चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी इत्तेहाद तो होता रहा है, हुकूमत में इत्तेहाद भी समझ जाता है, लेकिन इलेक्शन में इत्तेहाद ये एक बड़ा फैसला है। 30 साल तक एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगने वाले एक दूसरे के लिए वोट कैसे मांगेंगे? मुझे मरियम का मशहूर ज़माना बयान याद आ गया है, सुनिए जरा आप भी। जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। ये अंदर से एक ही हैं, अंदर से मिले हुए हैं, इनकी नजरिया भी एक है, नजरिया वैसे है कोई नहीं इनका। तो अब अगर हालात को देखते हुए इस बयान को थोड़ा मोल्ड किया जाए तो क्या अब जो वोट जरदारी को देंगे वो नवाज शरीफ को जाएगा? मुनहरिफ अरकान में से कौन कौन मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? नून लीग की मकामी क़यादत को इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हो सकते हैं? ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ भी मेरे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, ज़रा नईम हनीफ साहब से पहले ज़रा इसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आपसे। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहाद हो गया है, अब कुछ पता कर सकें आप कितने मुनहरिफ अरकान हैं जो कि नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, और 20 में से कितने हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बिल्कुल इस तरह की इतलात आई हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इसी तरह की एक खबर थोड़ी देर पहले मौसूल हुई है कि काफ लीग ने इन्हीं हलकों में PTI की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तो इन तमाम हलकों में पूरी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, मैं एक लम्हे में वो भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। काफ लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत बिल्कुल इसी तरह की है किरण, जैसे पुरानी मूवीज में जो है वो एक हीरोइन जो है वो परफॉर्म कर रही होती थी और पीछे दर्जनों एक्स्ट्रास जो हैं वो सिर्फ आंखों नहीं आंखों कह रही होती थी, आंखों नहीं आंखों, आंखों नहीं आंखों। ना पीपल्स पार्टी का इन हलकों में कोई वोट है, ना ही काफ लीग का इन हलकों में कोई वोट है। ये पूरी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, अफनान साहब बैठे हैं, ये मेरी बात की तायद शायद कर देंगे। 4 हलके इसमें लाहौर के हैं, PP के 158, 67, वो मैं नंबरिंग में नहीं जाता। इसके अलावा रावलपिंडी है, खुशाब है, बक्कर है, फैसलाबाद है, झंग है, साहिवाल है, मुल्तान है, लोधरा है, बहावल नगर है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, डेरा गाजी खान है और शेखुपुरा है। इन हलकों में मोस्टली जो हलके हैं वहां पर आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए थे साबका इंतखाबात में। उनमें जो है वो ज्यादातर हलकों में मुस्लिम लीग नून जो है किरण वो दूसरे नंबर पर है। जैसे कि हल्का PP 7 में राजा सगीर अहमद आजाद जीते 44,000 वोट लेके, जबकि नून लीग के राजा मोहम्मद अली 42,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर और PTI के गुलाम मुर्तजा 40,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इसी तरह मैं एक आध हल्का और डिस्कस कर देता हूं आपसे। मतलब गुलाम रसूल जो है संगा वो आजाद जीते
जबकि आसिम मलिक दूसरे नंबर पर 47,000 वोट लेकर और तीसरे नंबर पर 8,000 वोट लेकर पीटीआई का उम्मीदवार था। सिर्फ एक हल्का ऐसा है जिसमें सलमान नईम जो हैं वो 35,000 वोट लेके शाह महमूद कुरैशी से जीते, जबकि शाह महमूद 31,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर, यहां पर मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है। इन हलकों में 90% जो हलके हैं, 20 में से तकरीबन 17 हलकों में तो आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और उन हलकों में भी ज्यादातर नून लीग दूसरे नंबर पर है। यहां पर ना तो आपको कहीं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नजर आएगा उन इंतखाबात में, ना ही आपको कोई काफ लीग का उम्मीदवार नजर आएगा। तो यहां काफ लीग का पीटीआई से और पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मैटर ही नहीं करता। नहीं और तो आप पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां के वोटर के मिजाज को समझते हैं आप अच्छे तरीके से। इस इत्तेहाद से फायदा होगा नुकसान होगा, स्पेशली मुस्लिम लीग नून को जिनका गढ़ है पंजाब? नहीं, देखिए ये इत्तेहाद जो है मेरी नजर में इस ज़िमनी इंतखाब के लिए ये इत्तेहाद कायम नहीं किया गया। असल में ये एक दाग बेल डाली गई है आइंदा आम इंतखाबात जो होने हैं उसमें सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है आप इसको फुल ड्रेस रिहर्सल समझ लें। अदरवाइज जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वोट है और पीटीआई का वोट है पंजाब के इन तमाम तर हलकों में। और खास तौर पे अगर लाहौर की बात करूं तो इन 4 हलकों में मुस्लिम लीग नून का वोट है या पीटीआई का वोट है। यहाँ पर ना पीपल्स पार्टी का वोट है इन 4 हलकों में, ना काफ लीग का वोट है। और यही रेशो किरण दूसरे पंजाब के हलकों में। नईम साहब जरा मुझे कंफर्मेशन ले लेते हैं। अफनान साहब कंफर्म करेंगे, आप तस्दीक करेंगे इस बात की वाकई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया है सर ज़िमनी इलेक्शन के लिए? देखिए इसके ऊपर अभी कोई फाइनल बात जो है वो नहीं मैं कह सकता। ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो है वो मुस्लिम लीग नून शेर के जो निशान है उसके ऊपर हमारे कैंडिडेट सारे के सारे पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर हमें कोई सपोर्ट करना चाहेगा तो हम इसमें बिल्कुल क्या कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पीडीएम में भी क्या कहते हैं पीपल पार्टी हमारे साथ है। वो जिस तरह उम्मीदवार होंगे शेर के निशान पर, आपके या तहरीक इंसाफ के मुनरिफ? नहीं, हम जो है वो जो इसमें अभी टिकट इशू नहीं हुई, लेकिन इस बात का इम्कान है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के पीटीआई में डाले गए थे वो अब जो उनमें से काफ़ी सारों को अब हम टिकट देंगे। मुनरिफ अराकीन सर कुछ बता देंगे कितने जिन्होंने बल्ले के निशान पर वोट लिया है उनको आप नहीं देंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए जो 17 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे ना, जैसे अभी इन्होंने बताया आपके रिपोर्टर ने, वो तो बल्ले के निशान पे जीते ही नहीं थे, उनको तो डाला गया क्या कहते हैं बाद में पीटीआई के अंदर। तो इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जो जिनको मुस्लिम लीग नून टिकट इशू करेगी। सही है, यानी आप कह रहे हैं आजाद बात कर रहा, लेकिन आने वाले दिनों में उनको आप टिकट देंगे, लेकिन जो आपके उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर आए थे वहां पर उनको कोई इख्तिलाफ नहीं है पार्टी के इस फैसले से? देखिए बात यह है कि हम लोग जब कोई भी कमिटमेंट हम लोग करते, हमारी जो भी कमिटमेंट्स हैं या जो भी हमारे कहते हैं मामलात हैं हम उनको ऑनर करते हैं। तो वो जो एक बोर्ड बनेगा इसके ऊपर वो फाइनल क्या कहते हैं उन्हीं का ही होगा फैसला। लेकिन जो अभी तक मेरे पास खबरें हैं वो यही हैं कि जो इन अराकीन है इनके काफ़ी इम्कान है कि इनको टिकट इशू की जाएगी। बहुत शुक्रिया अफनान साहब मौजूद थे आप। नईम हनीफ साहब का भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहती हूँ। ब्रेक से पहले बात कर रही थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद की इत्तलात हैं, खबरें हैं। कंफर्मेशन के लिए डिस्कस करने के लिए कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर जमान कायरा साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है और अभी थोड़ी देर पहले जब अफनानुल्लाह साहब साथ मौजूद थे तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने बल्ले के निशान पर पहले इलेक्शन जीता था वो नहीं बल्कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे फिर वो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे उनको टिकट दिया जाएगा। तकरीबन 17 के करीब अराकीन हैं और उन्होंने एक पार्टी मौक़िफ़ उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि आया ये इत्तेहाद हो चुका है या नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये इत्तेहाद हो चुका है, मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इनफैक्ट बिलावल हाउस जाकर जरदारी साहब से मुलाकात की है और फिर वहाँ पर हमजा शहबाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आवाम की खिदमत के लिए
नवाज शरीफ पहले ही तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने का फैसला कर चुके हैं। कमर जमान कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं सर कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर लड़ेंगे? देखिए, हम इकट्ठे घूमते हैं। अभी मैं इसके बारे में कोई पार्टी पॉलिसी का तो मुझे कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये भी होगा नेचुरली। हम एक दूसरे के अभी खिलाफ तो इलेक्शन शायद नहीं लड़ रहे होंगे, लेकिन ये शायद की बात मैं कह सकता हूँ अपनी जाती फीलिंग के तौर पे कि आज हम हुकूमत में हैं, इन मुश्किल हालात में इकट्ठे चलना हमारा बहुत जरूरी है। हम पंजाब में भी और यहाँ भी हुकूमत में है, इकट्ठे हैं। तो करीब कयास तो यही है कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ें, लेकिन इसके बारे में पार्टी पॉलिसी वाज़ेह अभी मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं कोई अपनी बात नहीं। ठीक है, अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते अभी। अच्छा सर, ये मुझे बता सकेंगे कि 20 हल्कों में से पीपल्स पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे? इसमें से कुछ बता सकेंगे? इस काम के लिए राजा परवेज अशरफ साहब या हसन मुर्तजा साहब, क्योंकि आजकल पंजाब की हमारी तंजीम वो है, उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। मैं क्योंकि अब पंजाब की तंजीम में नहीं हूँ, मुझे डिटेल का नहीं था। सही। कमर जमान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रधात मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। दुआ जहरा, जिसकी उम्र की जांच के लिए पुलिस सर्जन एच सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। दुआ जहरा की उम्र 17 साल के करीब लगती है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है। दुआ जहरा की हड्डियों से 16 से 17 साल की उम्र का तयन हुआ है, ऐसा इस मेडिकल रिपोर्ट में आया है। याद रखिएगा, दुआ जहरा की जानिब से कहा गया था कि वो 18 साल से ज़्यादा हैं। उनके वालिदैन ने ये कहा था कि उसकी उम्र इतनी नहीं है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, आमिर मजीद मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहती हूँ। आमिर, ये हर वालिदैन के लिए भी और हर औलाद के लिए भी बड़ा तकलीफ दे वाक़या है। इस पे क्या मजीद क्या पता चल सका है अभी रिपोर्ट के उम्र के हवाले से? जी बिल्कुल किरण, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, जिसका आपने बताया एक बड़ा ही संजीदा सा मामला है। वालिदैन ये कहते हैं कि उनकी बच्ची की उम्र 14 साल है, जबकि उनकी बच्ची ये क्लेम कर रही है कि उसकी उम्र 18 साल है। अप्रैल के अंदर अल्फला टाउन के एक इलाका है गोल्डन टाउन, जहाँ से एक वालिदैन के मुताबिक 14 साल बच्ची पुरस्रार तौर पर लापता हो जाती है, जिसके बाद उनके वालिद सोशल मीडिया पे आते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि उनकी बच्ची को ढूंढा जाए। जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है, FIR दर्ज की जाती है अगवा की दफात के तहत। उसके बाद बच्ची की तलाश शुरू कर जाती है और कुछ ही दिन बाद उस बच्ची का एक वीडियो पैगाम आता है, जिसमें वो बताती है कि उसने एक लाहौर में रहने वाले एक लड़के से जो है वो शादी कर ली है, निकाहनामा भी दे दिया जाता है। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ के पंजाब की एक कोर्ट में भी जो है वो दे देती है, जिसके बाद वो बच्ची कोर्ट में भी जाके कहती है कि उसकी उम्र 18 साल है, उसको वहाँ पर जाने दिया जाए। कोर्ट उसको जो है वो जाने देती है। उसके बाद बच्ची का जो वालिद हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच जाती है। उनकी जो प्ली है, उनकी प्ली ये है कि सिंध में अंडर एज जो मैरिजेस है उसका एक्ट मौजूद है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र जो है वो शादी नहीं हो सकती। जिस पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो पुलिस को ऑर्डर करती है कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा कर सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। और उसके बाद जो है वो दुआ ज़हरा को 6 जून को पंजाब के इलाके भावल नगर का एक इलाका जहाँ से रिकवर करके जो है वो पंजाब पुलिस ने सिंध पुलिस के हवाले किया। और 6 जून को उसको जब सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया तो उस वक्त भी दुआ ज़हरा का यही कहना था कि उसकी उम्र 18 साल है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जिस पर जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने एक हुक्म देते हुए कहा कि इस बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, उसके सिर्फ इस बयान की तस्दीक करने के लिए कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और इसकी उम्र 18 साल है। जिस पर जो है वो एक मेडिकल टेस्ट किया है। सिविल हॉस्पिटल कराची की वुमेन मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं डॉक्टर लारेब गुल, जिन्होंने इनका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया है। और सिविल हॉस्पिटल कराची की चीफ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सबा जमील, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि इनकी जो एग्जामिनेशन है उससे ये मालूम होता है कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, लेकिन 17 साल के करीब है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 17 साल है। 16 से 17 साल के दरमियान है। जो एक्सपर्ट से बात हुई हमारी, जिनसे हमने इस मामले पर बात की, तो वो तमाम लोग ये बता रहे हैं कि अगर ये उम्र 16 से 17 साल के दरमियान होती है तब भी दुआ को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि ये निकाह क्योंकि पंजाब में हुआ है और वहाँ पर हद 16 साल है। तो आप यहाँ पर बताइएगा, इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद कुछ माहिरीन का स्टेटमेंट मौक़िफ़ लिया आपने, वो क्या बता रहे हैं? किरण, ये बात कल जब दुआ ज़हरा को कोर्ट में पेश किया गया तो सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से भी की गई
कि पंजाब के जो कानून है उसके मुताबिक जो है वो 16 साल की उम्र जो बलोगत की उम्र है वो 16 साल है, उसके बाद जो है वो शादी जो है वो की जा सकती है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बावजूद जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इस बच्ची का जो है वो मेडिकल करवाया जाए और इसी ही मेडिकल की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट अपना फैसला देगी। कल समाअत होगी इस केस की, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट इस मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद अपना फैसला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निकाह की इजाज़त भी दीन इस्लाम भी लड़की को देता है। अब लेकिन इस मामले में निकाह से हटकर, उम्र के तयन से हटकर, इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अफसोसनाक वाक़या था, अफसोसनाक जो मंजर था, वो ये था कि वालिदैन कोशिश कर रहे थे, वालिदैन चाह रहे थे कि बेटी को एक दफ़ा देख लें, बात कर लें, लेकिन बेटी ने मिलने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये शायद वालिदैन और औलाद के दरमियान वो कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी एक झलक हमें यहाँ पर नजर आई है। बड़ा तकलीफ। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर मजीद प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई थी कि वजारत मजहबी उमूर के 200 अफराद हैं जो कि हज पर ले जाए जा रहे हैं। ज़रा सुनते जाइएगा, उनकी लिस्ट बड़ी तवील है। वज़ीर मजहबी उमूर के अमले के 35 अरकान उसमें शामिल हैं। 5 ड्राइवर्स हैं, 4 गनमैन हैं, बावर्ची हैं, 11 असिस्टेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं जो कि वजीर के साथ जाएंगे। इन 200 सरकारी एहलकारों के हज पर अवामी टैक्स के तकरीबन 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खबर सामने आई तो फिर वजीर आजम ने जवाब तलब कर लिया। वजारत का मौक़िफ़ है कि वजारत के मुलाजमीन का स्क्वाड में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। सरकारी अमला पाकिस्तानी हुज्जाज की खिदमत और रहनुमाई पर मामूर होता है, कोई नया फार्मूला नहीं बनाया है। इस पर बात करने के लिए वजीर मजहबी उमूर ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल शकूर साहब। वालेकुम किरण, खैरियत है? अल्लाह खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। ये आदत से 200 अफराद और खासकर आपके अमले के 35 अफराद, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह हज पर जा रहे हैं। इस पर तो बड़ी खासी तनकीद हो रही है सर। वजीर आजम ने वजाहत तलब की है, जवाब दे दिया आपने? मुतमईन हो गए वजीर आजम साहब? हाँ मोहतरमा, असल में बात यह है कि लोग तहकीक बाद में करते हैं और प्रोपेगंडा पहले करते हैं। हकाइक से मुंह चुराने के लिए कम से कम मेरे खिलाफ ये प्रोपेगंडा भी काफ़ी है। ये अजीब बात है। वो कहते 200 लोग मुफ्त हज पे ले जाते हैं और ये है वो है। मैं हैरान हूँ इन लोगों पे कि जिम्मेदार होने के बावजूद गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं। वजारत मजहबी उमूर आज इस साल कायम नहीं हुआ। इस वजारत के पुरानी तारीख उठाए हुजाज की खिदमत के लिए वो हर साल वजारत से लोगों को इससे ज़्यादा तादाद में बेचते थे और दूसरे लोगों को भी बेचते हैं। उसको मुआविनीन हुज्जाज कहते हैं और ये मुआविनीन हुज्जाज में से वजारत का हिस्सा इसलिए ज़्यादा होता है कि ये वजारत को बराह रास्त जवाबदेह होता है। और आप याद रखो, तारीख भी उठा लो, उमूमन जो बाज बड़े बड़े अफिसर दूसरे महकमों से आते हैं और कहते हैं कि ये का नाम कुरानंदाजी में निकल कर इसको भेज दो, हम उनको मजबूरन भेज देते हैं क्योंकि वो महकमे भेज देते हैं। लेकिन वो जब वहाँ जाकर फिर वो मैंने जब पूछा है पहले अदवार में, तो लोग हमारी वजारत ने और इसी तरह दूसरे लोगों से जो हज के साथ उनका वास्ता है उनसे भी मैंने पूछा है कि फिर वो लोग चुप जाते हैं, ना हुजाज की खिदमत कर रहे हैं बल्कि वहाँ जो हैं वो मजे उड़ाते हैं। अच्छा सर, ये जो ड्राइवर्स हैं, सरकारी ये पैसों गनमैन, के जरिए हाँ जी शकूर साहब, ड्राइवर्स, गनमैन, बावर्ची, सर ये आपके जाती मुलाजिम हैं या ये सरकारी पेरोल पर हैं सर? इनका पर्पस क्या होगा वहाँ पर? मैं बताता हूँ, मैं बात बता दूं, किरण मैं बता दो बात, मेरा कोई जाती नौकर नहीं है। याद रखो, मेरे जो मैंने बन गया उसके बाद पुलिस ने वहां मकामी तौर पर 1-2 पुलिस गनमैन दिए थे। वो पुलिस गनमैन भी जो मेरे जाती तौर पर मेरी इलाके के हैं
उनको भी मैंने इसमें शामिल नहीं किए, झूठ बोलते हैं। और याद रखो, मैंने जो शामिल किए इसी वजारत के वो लोग हैं जो इसी वजारत के नौकर है, और इसी वजारत के लोगों को हमने मुआविनीन हज में शामिल किए हैं। कौन है जो मेरा जाती गार्ड है? उसका नाम तो आप बता सकते हैं? मुझे बताओ कि मेरा जाती गार्ड है। मेरा कोई जाती गार्ड इसमें नहीं है, मेरा कोई जाती नौकर इसमें नहीं है। वो वजारत हज के सरकारी वो नौकर है जो पहले भी जाते थे। अब्दुल शकूर साहब आप इसीलिए साथ मौजूद हैं सर। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस बात की बड़ा वाज़े तौर पर वजाहत दे दी है। अगर ये बात हो भी रही है, अगर ऐसी इत्तलात कोई सर्कुलेट हो भी रही है, तो आपने इसकी वजाहत कर दी है स्क्रीन पर। अच्छा सर, अब ये भी बात होती है ना कि ये फलाही हमला है, तो क्या बेहतर नहीं था सर कि इस हमले में बजाय इसके कि ड्राइवर्स होते, बजाय इसके कि बावर्ची होते, तिब्बी हमला होता सर, डॉक्टर्स होते, रेस्क्यू हमले को शामिल कर लिया जाता, जिन्हें इस काम का तजर्बा भी है सर? हाँ, अच्छी बात है। आपको तो अंदाजा नहीं मेरे ख्याल में, आप इस मामले में आपको पता नहीं। हम मेडिकल मिशन तो पहले बेच चुके हैं, और वो डॉक्टर जो हैं उसमें बिल्कुल खवातीन डॉक्टर भी शामिल है, मर्द डॉक्टर भी शामिल हैं। हुजाज की खिदमत के लिए उनको सेलेक्ट किए। हमारी वजारत में कोई डॉक्टर नहीं, यही पिम से भी होते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर होते हैं। इसमें हमारे जो हज डायरेक्टरेट होते हैं उनका पुराना तजुर्बा होता है। उसी तजुर्बे की बुनियाद पर एक कोर कमेटी भी वो बनाते हैं, उसमें रिपोर्टर होते हैं ताकि उनका तजुर्बा हो। हमारे जो उसके मुंतजिमीन हैं सारे जो हैं वो एक तहकीक करके भेज देते हैं, और खासकर शकूर साहब हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं सर, इसको आसान कर लेते हैं ताकि लोगों को भी समझ आ जाए। पहले तो आप मुझे इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दीजिए सर, आपकी वजारत से सर 200 लोग, 200 अहलकार जा रहे हैं हज पर, नहीं जा रहे हैं सर? बिल्कुल वजारत से लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इस साल नहीं जा रहे हैं, सही है, जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए इसमें कितने ड्राइवर्स हैं सर, इसमें कितने बावर्ची हैं सर, इसमें कितने गनमैन हैं सर, कितने ड्राइवर्स हैं? मैं बताता हूं। इसमें कोई इस हवाले से बात नहीं है। जो वजारत के मुलाजिमीन है उसमें वजारत के मुलाजिमीन की बात है, ख्वाह वो सरकारी मुलाजिम इसी वजारत में कोई चौकीदार है सरकारी या कोई जो भी हो, हमें इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत के वो लोग जो हमारे वजारत उनको तजवीज़ करते हैं और उनको हम बेचते हैं, क्या वजारत का जो है सिपाही हो या वजारत के जो है कोई और सेक्शन ऑफिसर हो, वजारत का कोई जो है ऑफिसर हो, वो सब इसमें शामिल है। साहब वैसे आवाम के टैक्स के पैसे पर सर इबादत करना, हज पर जाना सर, अगर वो पहले भी जाते थे तो वो पहले भी अच्छा नहीं था, आपके दौर में जा रहे हैं अब भी अच्छा नहीं है। और ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत पर इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है, आपके अपने वजीर कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, उसमें 17 करोड़ रुपए खर्च करके सर 200 एहलकार लेके जाना हज पर, अच्छी बात तो नहीं है सर? ये अगर इसको हम न भेजें तो ये हुज्जाज की खिदमत कौन करेगा? सर हुज्जाज तो हर साल कहते हैं वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, हमेशा शिकवा करते हैं। वहाँ हज मिशन कौन सर अंजाम देगा? उसका इलाज कौन कराएगा? आप क्या कह रहे हैं? आपको तो वाकिफियत नहीं इस मसले से। ये मेरा मसला नहीं, ये हुज्जाज का मसला है, और ये हुज्जाज पर खर्च करते हैं, हुज्जाज की खिदमत कर रहे हैं, मेरी खिदमत के लिए नहीं जाते। मैं खुद भी हुज्जाज की खादिम हूं, तो मैं हुज्जाज की खिदमत के लिए हूं। ये वजारत के तमाम जो मुलाजिमीन हैं वो हुज्जाज की खिदमत के लिए हैं, ये इसलिए नहीं जाते कि मजे उड़ाते हैं और सिर्फ हज करे। मैंने उनको पाबंद करार दिए हैं कि हाँ, बुनियादी तौर पर हज के लिए नहीं जाते, खिदमत के लिए जाते हैं। अगर खिदमत में किसी ने भी कोताही की उसी को उसी वक्त डिपोर्ट करेंगे, और ये वापस आकर हमारे सामने जवाबदेह होंगे, वहां भी हमारे सामने जवाबदेह होंगे। तो क्या हम खुदा खुजाओं को वहां
मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुनव्वरा में छोड़कर इसी तरह छोड़ देंगे कि वो बेचारे न वाकिफ हो, न उसको वाकिफियत हो, न उसको वहाँ के रास्तों का इल्म हो, न वहाँ के ज़बान का इल्म हो, तो वो अक्सर गुम हो जाते हैं, रास्ते जो हैं का पहचान नहीं कर सकते। तो हमारे जो है मुआविनीन हुज्जाज ये इसलिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है अब्दुल शकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, आप मौजूद थे, आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलामा साहब, वज़ारत मजहबी उमूर का मौक़िफ़ है कि मुलाज़मीन का इंतखाब मामूल के मुताबिक किया गया है, पिछली हुकूमत में भी, क्योंकि ये इसी तरह से अमल किया जाता रहा है, इसी तरह से अमला जाता रहा है और ये हज पॉलिसी का हिस्सा है। इत्तेफाक करते हैं आप उनकी इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो दुरुस्त है कि हर साल खुद्दामुल हुज्जाज जाते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि इस साल कितने लोग हैं, क्या है उसका क्राइटेरिया, क्या बनाया गया है, लेकिन हर साल खुद्दामुल हुज्जाज जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का नोटिस लिया है और इसके ऊपर उन्होंने कोई जो भी है वो क्राइटेरिया जो बनाया गया है या जो भी मामला है उस पर वजाहत कह लें या उस पर जो भी है वो तलब की है। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि बहरहाल हज का मामला बड़ा हसास मामला है। मेरी दूसरे मामले में ज़रूर एक राय है और वो ये है कि जो सरकारी यानी प्राइवेट एक कोटा है, एक सरकारी कोटा है, उसमें सरकारी कोटे में जो गुराबा हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनको तो ज़रूर सब्सिडी दी जाए, लेकिन जो उमरा हैं या नफली हज करने जा रहे हैं दूसरी बार तीसरी बार, उनको सब्सिडी ना दी जाए। इसी तरह अगर इसमें भी कोई यानी बड़े रुतबों वाले लोग हैं तो उन्होंने तो हाजियों की खिदमत नहीं करनी है। हाजियों की खिदमत तो अगर कोई करेंगे तो नौजवान लोग करेंगे या जिनको समझ हो वहाँ पर निज़ाम की। तो बहरहाल वजारत मजहबी उमूर एक खुद्दामुल हुज्जाज हर साल भेजती है। इस साल भी कोई उन्होंने तरतीब बनाई होगी, अब उसमें क्या है ये तो वजारत ही बता सकती है। सही, आप ये कह रहे हैं सर खुद्दामुल हुज्जाज हर साल भेजे जाते हैं, तो अगर ये फलाही अमला रूटीन प्रोसेस है तो फिर सर वजह क्या है कि हर बार हुज्जाज सरकारी एहलकारों के ख़राब रवैये का, अदम ताउन का बड़ा शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं? देखें, बात यह है कि मैं अभी की तो बात नहीं करता। अभी माशाल्लाह जो हमारे वज़ीर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ये बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़े ही यानी जान लगाने वाले हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। ख़ुद मैंने भी जो आखिरी हज हुआ था उस पर वापस आके एक ख़त भी लिखा था इमरान खान साहब को और ज़ाती तौर पे भी उन्हें बताया था कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ से खुद्दाम के नाम पर जाने वाले लोग जो हैं वहाँ पर हुज्जाज की खिदमत नहीं करते। लेकिन क्या इस मरतबा भी ऐसा होगा, ये क़ब्ल अज़ वक्त है। वज़ीर साहब जो हैं वो ख़ुद आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, उनको इस हसासियत का पता है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर इसमें कोई जिस तरह हम उमरा का कह रहे हैं, नफली हज वालों का कह रहे हैं, अगर उस तरह के लोग हैं बड़े मुनासिब वाले तो वो तो खिदमत नहीं कर सकते हैं, वो तो अपने हज के लिए जा रहे हैं और नफली हज उन पर है नहीं है। तो खुद्दाम जो है ऐसे जो खिदमत के जज्बे से मामूर हों और जिनको जो वाकई हाजियों की खिदमत करें, अगर कोई वजारत की तरतीब है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन इसको देखना चाहिए जो हमारे हालात हैं मुल्क की और माली हालात हैं, उनको भी हमें सामने रखना चाहिए कि कम से कम हो और बेहतर से बेहतर हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।